रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी राजस्थान जिला दर्शनी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भरतपुर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भरतपुर जिले के बारे में बात करते हैं। भरतपुर जिले में दोस्तों तहसीलों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तहसीलों से संबंधित दोस्तों तहसीलें हैं पहाड़ी, कामा, डीग, नगर, कुम्हेर, नंदबई, भरतपुर, रूपावास, बयाना और वैर। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 तहसीलें कितनी हैं? 10 तहसीलें अपने भरतपुर जिले से संबंधित है। और भरतपुर जिले का जो परिवहन कोड है दोस्तों वो है RJ05, यानी कि RJ05 कितना है? अपना परिवहन कोड है भरतपुर जिले का। और इसका जो शुभंकर है दोस्तों वो है सारस पक्षी। सारस पक्षी अपने भरतपुर जिले का शुभंकर है। ये हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने भरतपुर जिले से संबंधित। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भरतपुर जिले के इतिहास के बारे में। भरतपुर जिले के इतिहास किस प्रकार का रहा है, चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा भरत के नाम पर भरतपुर जिले का नामकरण हुआ था। ठीक है, राजा भरत के नाम पर भरतपुर जिले का नामकरण हुआ। भरत के भाई लक्ष्मण को भरतपुर रियासत का कुल देवता माना जाता है। भरत के भाई लक्ष्मण को भरतपुर रियासत का कुल देवता माना जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, याद रखना। भरतपुर का जाट राजवंश लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। जो जाट राजवंश है वो लक्ष्मण जी का वंशज माना जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों एक गोकुला संबंधित इतिहास के बारे में। किस प्रकार का इतिहास रहा है गोकुला जी के बारे में। दोस्तों, गोकुला कौन थे? ये भरतपुर जाट राजवंश के आदि पुरुष थे। आदि का मतलब कि पुराने पुरुष थे, यानी कि पुराने पुरुष थे, इतिहास के पुरुष थे। ठीक है, गोकुला ने सर्वप्रथम मथुरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसके आसपास जाट शक्ति को संगठित करने का क्या किया था? इन्होंने प्रयास किया था गोकुला जी ने सर्वप्रथम। ठीक है, जाट शक्ति को एकजुट करने का इन्होंने प्रयास किया था। और दिल्ली सल्तनत के द्वारा गोकुला की आगरा में हत्या करवा दी गई थी। और आगरा में इनकी हत्या करवा दी गई थी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। इस प्रकार से इनकी हत्या हुई थी और इन्होंने जाट शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों भज्जा कौन थे? ये गोकुला के बाद जाट शक्ति को भज्जा ने संगठित करने का प्रयास किया था। गोकुला के बाद इन्होंने ही, यानी कि भज्जा ने ही जाट शक्ति को संगठित करने का क्या किया था? प्रयास किया था। भज्जा के जो पुत्र थे दोस्तों वो थे राजाराम, चुंडामन एवं भाव सिंह। ये भज्जा के क्या थे? पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे राजाराम, चुंडामन और भाव सिंह। राजाराम जी के बारे में बात करें तो राजाराम जी ने 1688 ईस्वी में सिकंदरा जो आगरा में पड़ता है अकबर की कब्र खोद डाली। सर्वप्रथम जो अकबर की जो कब्र थी वो राजा राम ने ही खोदी थी। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने और भी काम किए थे, जैसे औरंगजेब के जयपुर के राजा विशन सिंह की सहायता से राजा राम की क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई थी। औरंगजेब ने जयपुर के राजा विशन सिंह की सहायता से राजा राम जी की क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। बाद में आते हैं फिर दोस्तों चुंडामन आते हैं। चुंडामन कौन थे? ये भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। याद रखना, वास्तविक संस्थापक नहीं थे, ये संस्थापक थे, केवल और केवल संस्थापक थे। ठीक है, चुंडामन ने पहली बार जाटों को सैनिक दृष्टि से संगठित किया था। और चुंडामन ने औरंगजेब के पुत्रों के बीच लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध में मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, का साथ दिया था। किन्होंने? चुंडामन ने बहादुर शाह प्रथम का क्या दिया था? साथ दिया था। बहादुर शाह प्रथम ने चुंडामन को राजा के रूप में मान्यता प्रदान की और दिल्ली के बादशाह फर्रुखशियर के चुंडामन को राव बहादुर का खिताब भी दिया था। ठीक है, दिल्ली के बादशाह फर्रुखशियर ने चुंडामन को राव बहादुर की उपाधि भी दी थी। ठीक है, चुंडामन के 2 पुत्रों मोखम सिंह व जूलकरण के मध्य जमीन विवाद से हो रही गृह कलेश से चुंडामन ने क्या कर ली? हत्या कर ली थी। इस प्रकार से चुंडामन जी की हत्या हो गई थी। खुद ही के गृह कलेश से इनकी हत्या हो चुकी थी। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी गृह कलेश नहीं करना है। ठीक है, अगला है जो वास्तविक संस्थापक है इनके, बदन सिंह। भरतपुर जाट वंश के वास्तविक संस्थापक बदन सिंह।
जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में भरतपुर रियासत का क्या किया था, गठन किया था। और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज का खिताब दिया था। आपसे पूछ लेगा कि बदन सिंह जो भरतपुर के वास्तविक संस्थापक हैं उनको किस राजा ने ब्रजराज की उपाधि दी थी, तो सवाई जयसिंह ने दी थी, आमेर के राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों और नेक्स्ट बात कर लेते हैं बदन सिंह के बारे में। बदन सिंह ने अपने पुत्र सूरजमल को 1730 ईस्वी में उत्तराधिकारी घोषित किया था। याद रखना, सूरजमल किसका पुत्र है, जो जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है, वो अपने बदन सिंह जी का पुत्र है। ठीक है, बदन सिंह जी ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। याद रखना, बदन सिंह जी ने ही डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। उनके बाद आ जाता है दोस्तों सूरजमल, महाराजा सूरजमल। इनका पिता का नाम था रूप सिंह और इनकी माता का नाम था देवकी। ये देवकी और रूप सिंह के दोनों के पुत्र थे। ठीक है, इनको जाटों का प्लेटो तथा जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार व तीर चलाना जानते थे। एक बात यहां से आपको याद रखनी है कि सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार एवं तीर चलाना जानते थे। ठीक है, और ये जाट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, 1733 ईस्वी में सूरजमल ने भरतपुर दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और सूरजमल ने डीग जो भरतपुर के अंदर पड़ता है उसमें कृष्ण विलास महल का भी निर्माण करवाया था। किन्होंने, किन्होंने अपने सूरजमल जी ने। एक अफगान सैनिक सैयद महमूद खान बलूच ने गाजियाबाद के आसपास राजा सूरजमल की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी। इस प्रकार से राजा सूरजमल की क्या हुई थी, हत्या हुई थी, इतिहास की माने तो। ठीक है, और इनके बाद आता है दोस्तों महाराजा जवाहर सिंह। ये सूरजमल जी के पुत्र थे और माता किशोरी देवी ने संरक्षिका के रूप में इन्होंने कार्य किया था। जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली विजय कर वहां से अष्टधातु निर्मित दरवाजा उतारकर लोहागढ़ किले में प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया तथा इसी विजय की स्मृति में जवाहर बुर्ज का भी निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, जवाहर सिंह ने क्या किया था कि इन्होंने दिल्ली विजय कर, यानी कि दिल्ली को विजय प्राप्त कर वहां से जो अष्टधातु का जो आज भी लोहागढ़ के किले पर प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है वो दरवाजा, उसको वहां से लेकर आए थे दिल्ली से ये जवाहर सिंह। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना। फिर इनके बाद आता है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह। कौन आते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को शरण प्रदान की थी। जहां पर भी होलकर आ जाए तो याद रखना दोस्तों वो कौन थे, मराठा सरदार थे। ठीक है, 1805 में जनरल लेक ने भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग की संज्ञा दी थी। आपसे पूछ ले कि लोहागढ़ दुर्ग की संज्ञा, भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग की संज्ञा किसने दी थी, तो जनरल लेक ने दी थी। किसने, जनरल लेक ने दी थी। 29 सितंबर 1803 में अंग्रेज व रणजीत सिंह के बीच सहायक संधि हो गई थी। याद रखना, अपने भरतपुर के बारे में पूछ ले या फिर रणजीत सिंह के बारे में पूछ ले तो कब संधि हुई थी, सहायक संधि अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में, या बोले तो अंग्रेजों व भरतपुर के बीच में, तो ये हुई थी 29 सितंबर 1803 को। ठीक है, फिर इनके बाद आता है दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। ये 1857 की क्रांति के समय भरतपुर महाराजा के अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। किन्होंने, जसवंत सिंह ने 1857 की क्रांति के समय भरतपुर जो महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, जसवंत सिंह ने, सीधे सीधे बात याद रखनी है कि 1857 की क्रांति में जसवंत सिंह ने अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था, बिल्कुल साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह कौन थे दोस्तों, ये राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर के क्या थे, महाराजा थे। याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर के महाराजा कौन थे, तो वो थे ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, इनके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल के बारे में, थोड़ी सी डिटेल से, थोड़ी सी 2-4 लाइनों के बारे में। तो भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक थे गोपीलाल यादव थे और इनके अध्यक्ष कौन थे, किशनलाल जोशी को बनाया गया था। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 को हुई थी। और इनके संस्थापक कौन थे, गोपीलाल यादव इनके संस्थापक थे और इनके अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो किशनलाल जोशी इनके अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य समिति। इसकी स्थापना 1912 में की गई थी और कहां पे की गई थी, भरतपुर में की गई थी। ठीक है, इसके संस्थापक जगन्नाथ अधिकारी को बनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया, जो अपने भरतपुर जिले से संबंधित हैं। ये जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर जिले के निवासी थे। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जो अपने भरतपुर जिले से संबंधित हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने जो जगन्नाथ पहाड़िया हैं वो किस जिले से संबंधित है।
ठीक है। अगला है शुद्धि आंदोलन, जो अपने भरतपुर जिले में चलाया गया था। यह आंदोलन भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा चलाया गया था। भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने जन जागृति का जनक भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि जन जागृति का जनक किसे कहते हैं, तो कृष्ण सिंह को कहते हैं, जो भरतपुर जिले से संबंधित है। उसके बाद आते हैं दोस्तों गोकुल जी वर्मा। गोकुल जी वर्मा को शेर भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। उनके बाद आते हैं रमेश स्वामी। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मरवा दिया था। दोस्तों ये कौन थे? रमेश स्वामी। इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। 9 दोस्तों, ये पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है जो अपने भरतपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, 9 है भरतपुर। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों दर। ये पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, ये भी 9 है, और दर ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? ये अपने भरतपुर जिले में है। और बयाना एक भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा क्या हुआ करता था? भंडार यहाँ पर मिला है। बयाना कब्रगाहों हेतु भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बयाना के युद्ध के बारे में। बयाना के युद्ध के बारे में अगर बात करें तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा की क्या हुई थी दोस्तों? विजय हुई थी, और बाबर हार गया था। ठीक है, बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा ने किया था। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहंदी ख्वाजा ने किया था। ठीक है, फिर आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध हो गया। बयाना का युद्ध कब हुआ था? आपको याद रखना है, 16 फरवरी 1527 को हुआ था बयाना का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और बाबर हार गया था। और बाबर की सेना का नेतृत्व इसमें से मेहंदी ख्वाजा ने किया था। ठीक है, खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो खानवा का युद्ध रूपावास, जो अपने भरतपुर जिले में स्थित है, वहां पे 17 मार्च 1527 को किया गया था। ठीक है, उसमें राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी धोखे से। ठीक है, इस युद्ध को राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध भी माना जाता है। ठीक है, अपने बाबर की विजय हो गई थी, और बयाना के युद्ध में अपने किसकी? राणा सांगा की विजय हुई थी, और खानवा के युद्ध में अपने बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, अब कैसे भी हो, विजय तो विजय होती है। ठीक है, अगला है दोस्तों अशोक परमार। अशोक परमार कौन थे? ये बिजोली ठिकाने के संस्थापक थे, और ये मूल रूप से भरतपुर के निवासी थे, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भरतपुर जिले के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको हाथ के हाथ बताते चल रहा हूँ। आप या तो किसी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, या फिर आपको बाद में थोड़ी देर बाद में इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार इसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, राणा सांगा ने इनको बिजोलिया का ठिकाना प्रदान किया था। किनको? अशोक परमार को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कला और संस्कृति की। भरतपुर की जो कला संस्कृति है वो किस प्रकार की है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग की बात करते हैं अपन, जो भरतपुर जिले में स्थित है और प्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान का। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया था। जिस स्थान पर इस किले की नींव रखी गई थी वह खेमकरण जाट की एक कच्ची गढ़ी हुआ करती थी। कच्ची गढ़ी का मतलब हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों एक कच्ची झोंपड़ी टाइप में या फिर एक घर हुआ करता था कच्चा। ठीक है, किसकी? खेमकरण जाट की। फिर वहां से उठाकर उस गढ़ी को उठाकर यहाँ पे दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह एक दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग है, यानी कि दो दीवारों से घिरा हुआ ये दुर्ग है। और ये महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का, वो मैंने कहा था ना, उस किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया गया। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, सनसनी बुर्ज, ठीक है, कौन कौन से स्थल स्थित है? जवाहर बुर्ज है, फतेह बुर्ज है, सनसनी बुर्ज है, नवल बुर्ज की बनी हुई है। ठीक है, यहाँ इस दुर्ग में इस तरह के बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो जवाहर बुर्ज में भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक हुआ करता था। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि भरतपुर के जाट शासकों का जो राज तिलक है वो कहां पर हुआ करता था? वो हुआ करता था दोस्तों जवाहर बुर्ज में हुआ करता था। इस दुर्ग को अंग्रेज अधिकारी लेग ने बारूद भरकर उड़ाने का असफल प्रयास किया था। इन्होंने प्रयास तो किया था लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, और एक कहावत प्रसिद्ध है इस दुर्ग के संबंधित की, हट जा रे गोरा राज भरतपुर को, हट जा रे गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहावत है। ठीक है, कि हट जा रे गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। आपसे ये दोहा दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह दोहा किस दुर्ग से संबंधित है। तो आपसे पूछेगा कि यह दोहा किस दुर्ग से संबंधित है, तो आपको क्या बताना है? लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित है यह दोहा। ठीक है, और इस दुर्ग के बारे में एक कवि ने लिखा है कि दुर्ग भरतपुर अडिंग जिमी हिमगिरी की चट्टान, दुर्ग भरतपुर अडिंग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान।
अवलोकरत बखान, इस प्रकार से एक कवि ने ये लिखा था। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों बयाना दुर्ग के बारे में। अब बात कर लेते हैं बयाना दुर्ग के बारे में, किस प्रकार से है बयाना दुर्ग। इसका निर्माण 1040 में विजयपाल द्वारा करवाया गया था। याद रखना दोस्तों, बयाना दुर्ग का जो निर्माण है वो 1040 में करवाया गया था और ये विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। बयाना दुर्ग को श्रीनितमपुर किला या बादशाह का किला भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि बादशाह का किला किस किले को कहते हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि बादशाह का किला कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कि बयाना के दुर्ग को ही बादशाह का किला कहते हैं और इसी दुर्ग को सोनितपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह बाबर बयाना दुर्ग में ठहरा था। याद रखना दोस्तों कि बादशाह का दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुस्तान का जो प्रथम बादशाह था बाबर इस दुर्ग के अंदर ठहरा था, इसलिए इसको बादशाह का दुर्ग भी कहते हैं। बयाना प्राचीन काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बयाना जो था वो प्राचीन काल में नील के जो उत्पादन के लिए क्या था, ये प्रसिद्ध था। बयाना के गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बयाना दुर्ग से समुद्रगुप्त के गवर्नर विष्णुवर्धन द्वारा भीमलाट का निर्माण करवाया गया था, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, तो बयाना के दुर्ग में स्थित है और कहाँ पे है, भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम ऐसे प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीग का किला, जो भी अपने भरतपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। बैर का किला, इसका निर्माण भी बदन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। तो जो जाट राजवंश के क्या थे, जो जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, कौन, बदन सिंह जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों गंगा मंदिर के बारे में। ये गंगा मंदिर के बारे में अगर बात करें तो इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। किसने, बलवंत सिंह ने करवाया था, ना कि सूरजमल जी ने। ठीक है, यह मंदिर 2 मंजिला है और 84 खंभों पर निर्मित है। यह मंदिर कौन सा, गंगा का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का आगे का भाग मुगल शैली में तथा पीछे का भाग बौद्ध शैली में बनाया गया है। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इसमें गंगा मूर्ति स्थापित करवाई थी। आपसे पूछ ले कि निर्माण तो किसने करवाया था, गंगा मंदिर का निर्माण तो बलवंत सिंह ने करवाया था, लेकिन जो इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई थी गंगा जी की, वो अपने की गई थी किसके द्वारा, ये की गई थी ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण मंदिर। ये भी अपने कहाँ पे स्थित है, ये भी अपने भरतपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण बलदेव सिंह ने करवाया था। किसने, बलदेव सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला है राजेश्वरी मंदिर। ये भरतपुर जाट वंश की कुल देवी है। आपसे पूछ ले कि राजेश्वरी मंदिर किस जिले से संबंधित है, तो अपने राजेश्वरी जो मंदिर है वो अपने भरतपुर जिले से संबंधित है और वो कहाँ से है, वो अपने भरतपुर जाट राजवंश की क्या है, कुल देवी है, राजेश्वरी माता। आपसे पूछ ले राजेश्वरी माता किस जाट वंश की कुल देवी है, तो भरतपुर जाट वंश की कुल देवी है। अगला है गोकुल चंद मंदिर, जो कामा भरतपुर जिले में स्थित है। यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। ठीक है, ऊषा मंदिर भी भरतपुर में है, ऊषा मस्जिद भी बयाना भरतपुर में है, किशोरी महल डीग भरतपुर में है, गोपाल महल डीग भरतपुर में है, कृष्णा महल डीग भरतपुर में है, नंद महल डीग भरतपुर में है, देव महल डीग भरतपुर में है और सूर्य महल डीग भरतपुर के अंदर। इसलिए तो डीग को क्या कहते हैं, महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों कि जल महल। जल महल भी अपने कहाँ पे है, जल महल भी अपने डीग भरतपुर में है। ठीक है, जल महल 2 जगह है, एक जयपुर में भी है और एक भरतपुर के भी अंदर भी है। और सावन भादो महल आपसे पूछ ले तो ये भी अपने डीग भरतपुर के अंदर है। नोट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये सावन भादो से संबंधित कई बार कंफ्यूजन होता है सबके ही, लेकिन मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। सावन भादो से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन थे वो उस वीडियो में मैंने दूर किए हैं। सावन भादो बाग अपने जयपुर में है दोस्तों, सावन भादो झील अपने सिरोही में है, सावन भादो झरना जोधपुर में है, सावन भादो कढ़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है जिसमें खाना पकाया जाता है वो अपने करणी माता मंदिर देशनोग में है, सावन भादो बांध अपने कोटा में है, सावन भादो नहर अपने कोटा में है, गंगा दशहरा मेला अपने कहाँ पे लगता है दोस्तों, कामा भरतपुर में लगता है, बसंती पशु मेला अपने रूपवास भरतपुर में लगता है, जसवंत पशु मेला उज्जैन भरतपुर में लगता है, ब्रज महोत्सव भरतपुर में लगता है दोस्तों, और भी जवाहर प्रदर्शनी मेला अपने भरतपुर में लगता है, डीग महोत्सव डीग भरतपुर में लगता है, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है और गरुड़ मेला भी अपने बंसी पहाड़पुर अपने भरतपुर जिले में लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भरतपुर के बारे में बात हुई और यहाँ पे नौटंकी की बात ना हो, कभी ऐसा हो सकता है नहीं दोस्तों। बात कर लेते हैं नौटंकी लोकनाट्य के बारे में। नौटंकी लोकनाट्य की शुरुआत डीग निवासी भूरीलाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भूरीलाल द्वारा की गई थी। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आपसे पूछ ले नौटंकी 9 से 9 वाद्य यंत्र, ठीक है। 9 को पकड़ो और 9 को कर दो, ठीक है। यानी कि नौटंकी
में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नौटंकी में कलाकारों द्वारा अलग अलग पात्रों की आवाजों में नकल की जाती है। और मुस्तर बाई करौली से संबंधित है। ये राजस्थान की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार है, लेकिन ये सभी तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मुस्तर बाई एक पहली कलाकार है जो करौली जिले से संबंधित है और ये राजस्थान की पहली नौटंकी कलाकार है। अगला है गिरिराज प्रसाद जी। गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर से संबंधित है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौटंकी के कलाकार हैं। ठीक है, कौन? गिरिराज प्रसाद शर्मा। ठीक है, अगला है दोस्तों बम नृत्य। बम नृत्य क्या है भैया? भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ये फाल्गुन माह में बम रसिया गानों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, बम राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र भी है। याद रखना दोस्तों, जो बम है वो राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र भी है और बम नृत्य अपने भरतपुर जिले से संबंधित भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जो अपने भरतपुर जिले से संबंधित भूगोल है वो किस प्रकार का है, ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो शुभंकर है अपने भरतपुर जिले का वो क्या है? वो अपने सारस है। शुभंकर कौन सा है? सारस है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात कर ली थी, सारस इसका शुभंकर है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार अपने भरतपुर जिले को कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 यानी कि 11 भरतपुर के राजस्थान में प्रवेश करता है। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भी भरतपुर जिले में होता है। गुलाबी संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन भी भरतपुर जिले के अंदर होता है। आपसे पूछ ले कि भरतपुर का शुभंकर कौन है? सारस है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, और सिंह द्वार अपने अलवर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार आपसे पूछ ले तो अलवर जिले को कहते हैं। ठीक है, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भी भरतपुर जिले में होता है। ठीक है, गुलाबी संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, जो अपने भरतपुर जिले में स्थित है। यह राजस्थान सरकार द्वारा इसे 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। भारत सरकार द्वारा 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था। किसको? 1955 में तो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का भारत सरकार के द्वारा 1981 को दिया गया था। ठीक है, ठीक है, 1985 में से उद्यान को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। देखो कितनी अच्छी बात है। आपसे पूछ ले केवला देवी संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि केवला देवी जो राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा तो 1955 में दिया गया था, फिर 1981 में भारत सरकार द्वारा इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त कर दिया गया और फिर जाके 1985 में जाके इसको यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों और भी यूनेस्को इसके बारे में, उद्यान के बारे में। यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर में राजस्थान से एकमात्र उद्यान को शामिल किया गया है, जो कौन सा है? जो अपने केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। इस उद्यान में शीत ऋतु में साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु आते हैं। इस उद्यान में पाई जाने वाली ऐच्छा घास में फंसकर पक्षी मर जाते हैं। याद रखना दोस्तों, ऐच्छा घास आपसे पूछ सकता है। ऐच्छा घास किस जिले से संबंधित है या किस उद्यान से संबंधित है? तो अपने केवलादेव उद्यान से संबंधित है ऐच्छा घास। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में फरवरी 2006 में सफेद सारसों को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चालू किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि ऑपरेशन राजहंस किससे संबंधित है? तो अपने सफेद सारसों को बचाने के लिए संबंधित है, जो अपने भरतपुर जिले से संबंधित है ये। ठीक है, और भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि यह पाइथन पॉइंट का अजगर देखे जा सकते हैं। यहां पर पाइथन जो पॉइंट है वहां से अजगर देखे जा सकते हैं। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, मैंने इनके बारे में खूब पढ़ा है। ठीक है, यहाँ के पक्षियों की प्रजाति पर अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बंदबारेटा पक्षी अभ्यारण्य की। बंदबारेटा पक्षी अभ्यारण्य, ये बंदबारेटा भरतपुर जिले में स्थित है और यह अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बंदबारेटा बांध की बात कर ले तो यह कुंकुंद नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कुंकुंद नदी पर स्थित है। और कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो बंदबारेटा बांध से ही सिंचाई परियोजना उपलब्ध होती है भरतपुर को। ठीक है, इस बांध की बनावट जहाज जैसी है। ठीक है, किसकी? बंदबारेटा बांध की जो बनावट है वो जहाज जैसी है। मोती झील के बारे में बात करें तो इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस बांध में गंभीर तथा बाणगंगा नदियों का पानी समावित होता है। इस झील का निर्माण रूपारेल नदी के जल को रोककर किया गया था। ठीक है, जो रूपारेल नदी जो अपने कहाँ से? उदयनाथ जी की पहाड़ी से अपने अलवर जिले से क्या होती है? इसका उद्गम स्थल है रूपारेल नदी का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। गुड़गांव नहर ये अपने राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो अपने राजस्थान में तो अपने भरतपुर जिले में क्या होती है? चलती है और अपने हरियाणा के अंदर चलती है। अगला है दोस्तों
भरतपुर की जो कामा तहसील है वो जुरेरा गांव में प्रवेश करती है। ठीक है, भरतपुर की कामा तहसील के जुरेरा गांव में प्रवेश करती है कौन सी ये परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना। ठीक है, जुरेरा गांव में प्रवेश करती है। अब भरतपुर नहर की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भरतपुर नहर। ठीक है, अजान बांध की बात कर लेते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। यह गंभीर नदी पर बना हुआ बांध है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पानी की आपूर्ति इस बांध द्वारा ही की जाती है। इस बांध का निर्माण महाराजा सूरजमल ने भरतपुर स्थापना के समय करवाया था। ठीक है, बैर के बारे में बात कर लेते दोस्तों। भरतपुर यह बाग बगीचों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत सरकार ने भरतपुर जिले को 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था। अलवर और भरतपुर अपने 2 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, भरतपुर जिले का परिवहन कोड आप सबको पता है RJ05 है। और दोस्तों ये हो गए अपने भरतपुर जिले से संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल जो बातें थी वो आज की इस वीडियो में हमने बात कर ली। और कल की वीडियो में हम बात कर लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जितने भी भरतपुर जिले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे कल की वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से माध्यम से आपकी तैयारी में जरा सा भी सकारात्मक परिवर्तन आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने जरूरतमंद को इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल सके और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें कि इस प्रकार से वहाँ पे निःशुल्क अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो